क्लास 9 चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। एनसीईआरटी बुक का कवर किया गया स्टूडेंट। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है और ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो भी है स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग पूरा ऑल कवर कर जितने भी हम लोगों ने बनाया है कर सकते हैं कि क्लास 5 लिया हो। टोटल वीडियोज मेरा 5 है और वो भी 5 to 7 सेकेंड के अंदर में। तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए तो आप इसी को एज इट इज या तो लिख सकते हैं और नहीं तो हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें 9801163593। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने पीछे पढ़ा रखा था कि जो हमारा कह सकते हैं कि दाब होता है या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर होता है, उसके बारे में हमने बता रखा था। अब आगे आइए हम पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैस यानी CO2 मतलब कहने के कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। कोई भी अगर ठोस है तो उसको गैस में बदल सकते हैं और गैस जो होता है वो किस में बदला जाता है तो CO2 में बदला जाता है बिना द्रव्य अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। अब देखिए अगर हम लोगों को जब कह सकते हैं कि ठोस को गैस में बदलना और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि उसको द्रव्य अवस्था में ना करूँ तो आपको करना क्या होगा कि 1 एटमॉस्फेयर को करना होगा। मतलब एटमॉस्फेयर का मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि सर वही जो एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं ना जो मतलब वही मतलब पढ़ते हैं, नहीं होता तो वही है लेकिन एक होता है ना कि रूम का एटमॉस्फेयर कितना है, हमारे घर का एटमॉस्फेयर कितना है, मतलब बाहर जाते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना है उसका है। ठीक है आगे देखिए आगे ये परिभाषा दी है डिफिनेशन दिया है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहते हैं किसको? एक ऐसी सतह प्रक्रिया जिसमें द्रव्य पदार्थ के सतह के कण द्रव्यमान से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी याद रखना स्टूडेंट, ये हमारा जो वाष्पीकरण है जो इवेपोरेशन है ये हमारा डिफिनेशन है। डिफिनेशन को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता है, उसको आप या तो याद कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव्य पदार्थ के सतह के कण द्रव्यमान से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है अगला है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो वाष्पीकरण करने के अलग अलग जो कारण होते हैं कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बेसिक में बात करो तो 4 होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बेसिकली जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है उसको 4 ही पढ़ना है। जिसमें पहला हमारा है सतही क्षेत्र सरफेस एरियाज। अब ये देख लीजिए क्या होता है सतही क्षेत्र या फिर सतही क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जितना आपका कह सकते हैं कि सतही सरफेस बढ़ेगा उतना ही आपका जो वाष्पीकरण की दर होगी, मतलब जो वाष्पीकरण जो इवेपोरेशन होने की दर होगी रेट होगी वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा हमने लिखा हुआ है आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। देखे होंगे हवा में नमी अगर होगी अगर आर्द्रता होगी तो वहां पे वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घट जाएगी। अगला पॉइंट फिर से लिखा हुआ है वायु की गति। ठीक है वायु की गति में क्या होता है? अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। यानी कि हवा की गति जितनी तेज होगी वाष्पीकरण की गति उतनी ही कम होगी। हवा जितना तेज चलेगा वाष्पीकरण उतना ही क्या होगा? कम चलेगा। लास्ट वाला है हमारा तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे है कि तापमान बढ़ने से मतलब अगर तापमान टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी स्टूडेंट? हम जानते हैं जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ का वाष्पीकरण भी तो हाई होगा ना, उसी होगा क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो पदार्थ होते हैं जो भी मैटर्स होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी जो मतलब उनकी ऊर्जा होगी अपनी वो क्या होगी? बढ़ जाती है, मतलब एबव होने लगेगी। रेडी आगे देखिए वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण से शीतलता, शीतलता का मतलब होता है ठंडा करना, मतलब ठंडा कोई भी चीज जैसे कि गर्म हो गया उबल रहा है उसके बाद क्या होगा कि उसमें ठंडा कैसे। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास के वातावरण शीतल हो जाता है। मतलब इसकी जो भी पदार्थ जो भी होंगे जो मैटर होगा उसमें क्या होगा कि मतलब आसपास के जो भी कण उसकी लुप्त हुई है ऊर्जा जो खत्म हुई है उसको फिर से पुनः नहीं कहा जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन हो गया और ह्यूमन क्या करता है? कोई काम करता है तो इसकी क्या होती है जो एनर्जी होती है लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है ना एनर्जी। ऐसे तो हमारा साइंस कहता है कि एनर्जी ना ही कभी बनती है और ना ही कभी खत्म होती है, बट उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जो ह्यूमन है ह्यूमन कहता है कि देखो भाई अभी मैं क्लास थक गया हूँ मैं काम नहीं कर सकता,
तो मुझे रेस्ट की जरूरत है, और वो क्या करता है, आराम करता है, या फिर कर सकते हैं स्लीप, यानी सोता है। ठीक है, तो सोने के बाद फिर वो यही ऊर्जा फिर से मतलब कर सकते हैं कि उसके पास ऊर्जा आ जाती है, जिससे कि वो अगला काम करता है। इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर 1 था, हमारे आसपास के पदार्थ, ये होता है समाप्त। हम लोग बात करेंगे जब कल वीडियो बनाएंगे, न्यू वीडियो से बनेगा, तो उसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 का। अब चैप्टर तो हम लोग देखे नहीं है, कुछ चैप्टर का नाम क्या है कल देखेंगे, तो उसके बाद बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको भी ढेर सारी कह सकते हैं क्या चैप्टर 1 खत्म होने की बधाइयाँ। स्टूडेंट प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।